हेलो डियर्स, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ, मुझे पता है। तो चलो मांगा स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज होती है ना, वो कुछ ऐसे शुरू होती है कि हमारा जो एमसी है वो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमारा एमसी इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसने हासिल न किया हो। पैसा, ताकत, लड़की, हर एक चीज़। उसने घमंडियों को मार डाला और कमज़ोरों को रौंदा और अपनों के पेट में उसने खंजर भोंक दिया। लेकिन वो अब टाइम आ चुका था जब वो अपनी मौत के करीब था। और जो हमारा एमसी था ना, उसकी उम्र 80 साल हो चुकी होती है और वो मरने की कगार पर आ पहुंचता है। और वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है और वो अपने सबसे लॉयल स्टूडेंट को याद करता है, जिसका नाम तो मुझे अभी मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बढ़िया ही होगा। उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, वो झूठे आंसू बहा रहे होते हैं। और जब वो जैसे जैसे मौत के करीब आता जा रहा था, वो वैसे वैसे खुश होते जा रहे थे। और उसका जो सबसे लॉयल स्टूडेंट था ना, जो कि तुम देख रहे हो, ये वही है। और ये बंदा एक अमरता की खोज के लिए निकला है, जो कि एक हीलिंग पॉइजन है, जो कि उसके मास्टर के लिए है, मतलब कि हमारे एमसी के लिए है। और हम देखते हैं कि वो दूसरे ही पल वहाँ पर आ चुका होता है और वो इमॉर्टल की जो औषधि थी ना, वो उसे लेने गए और हम देखते हैं कि वो उसे वहीं पर ला देता है। हम और हमारा एमसी जो होता है ना, वो अपने मन ही मन बोलता है कि जब अब मेरा जो काम है वो पूरा हो चुका है, तो अब मैं मेरी जो आँखें हैं ना, वो मैं अब बंद करने जा रहा हूँ। और मैं अपनी आँख और अपनी बॉडी तब तक मूव नहीं करूँगा जब तक इसकी ज़रूरत ना हो। और हमारा एमसी जो था, वो सिर्फ अकेला बंदा था जो कि हेवन को जीत सकता था और हेवन के खिलाफ जा सकता था। और ये जो स्टोरी है ना, वो मुरीम और हेल के ऊपर से ही पूरी की पूरी है। और हम दूसरे ही पल देखते हैं एक लड़के को, जिन लोगों को ना, जो ओझा होते हैं ना, उन लोगों ने उसे रेस्क्यू किया होता है। और हमें बताया जाता है कि तुमने अपनी आंखें खोल ली। और इस लड़के को जो तुम देख रहे हो ना, इसी में हमारा जो एमसी है वो रीइंकारनेट हुआ है। हाँ, तुमने सही सुना, हमारा एमसी फाइनली बैक आ चुका है। और हमारा जो एमसी होता है ना, वो अपनी बॉडी को मूव करने में नाकाम रहता है और वो अपनी बॉडी को ना कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा होता है। वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था और उसे कुछ उसकी यादें दिखाई दी जाती हैं, मतलब कि यादें ये उस बंदे की हैं जिसकी ये बॉडी है। और हमारा एमसी इस बॉडी में रीइंकारनेट हुआ है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं एक छोटा लड़का एक मास्टर की पूरी लगन से सेवा करता था। और जब उसका जो मास्टर था ना, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, तो वो एक माउंटेन पर गया था। उसके लिए कुछ औषधि लेने, और वो उस माउंटेन से फिसल चुका था और इसलिए उसकी जो डेथ है वो हो चुकी होती है। और तभी हमारा एमसी इसकी बॉडी में रीइंकारनेट करता है। और हम देखते हैं कि जो समन्स होते हैं, समन्स बोले तो मतलब ये जो ओझा है ना, इन्हीं को समन्स बोलते हैं, लेकिन हम इन्हें ओझा ही बोलेंगे। जो ओझा होते हैं ना, वो हमारे एमसी में होली की वाई जो होती है वो एंटर करते हैं, ताकि जो हमारे एमसी है ना, वो ठीक हो सके। लेकिन हमारा एमसी जो है ना, वो तो एक नेगेटिव एनर्जी वाला बंदा था और उसके जो प्योर की वाई है ना, वो इसमें मैच नहीं करती है और वो जोरों से पेन के कारण चीख रहा होता है। और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो हम जो एक ओझा होता है ना, वो एक बंदे से बोलता है कि अब हमने ना इसमें होली की वाई है वो डाल दी है, तो तुम इसे ना इसकी लाइफ को और इसकी पूरी ज़िंदगी को ना एक स्टूडेंट के ना रूप में तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। और सारे जो ओझा होते हैं ना, वो इस बात से एग्री करते हैं। और ये तुम जो बंदा देख रहे हो ना, इसका नाम जिन है और यही अब हमारे एमसी का स्टूडेंट होने वाला। सारे ओझा उससे पूछते हैं क्या क्या कोई तुमने जो निकनेम है, क्या तुमने वो सोचा है? तभी जिन जो होता है उसका मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं इसका नाम जो है वो जिन्बू रखता हूँ। और हम एक मंद बात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जिन्बू फाइनली रिकवर फिर से पूरा का पूरा ना हो चुका होता है और उसने इस नाम को भी एक्सेप्ट कर लिया था। वह जैसे ही उसका मास्टर से बोला था, वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। और अगर तुम सोच रहे होगी कि पूरी वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, वो ना एक मास्टर की बात क्यों मान रहा है, तो मैं तुम्हें बता कि जिस बंदे की जो बॉडी थी ना, वो भी इस मास्टर से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी यादें उसके साथ हैं। तो वो ना इस जगह को छोड़कर, इस मास्टर को छोड़कर अगर वो कभी भी अगर चला जाता, तो वो उसे ना बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। वरना वो उसे छोड़कर इसलिए वो कभी, जब तक मास्टर जो है ना उसका वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। और अगले दिन उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी स्वॉर्ड पर ना एक ब्लू ऑरा चढ़ा लेता है, जिसे देखकर उसका मास्टर जिन भी हैरान रह चुका था। और दिन ब दिन उसकी जो ट्रेनिंग थी वो बेहतर होती जा रही थी, लेकिन जो उसकी पहली वाली की वो एनर्जी थी ना, जिससे वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, वो अब उसे कंट्रोल करने में नाकाम रहता है। और एक दिन जब हम सीन देखते हैं तो एक बंदा आता है वहाँ पर, जो कि एक सेकंड क्लास का मेंबर था, और उससे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको 2 की वाई का यूज़ करना सिखा दूँ। तभी हमारा एमसी खुश होता है, बोलता है कि क्या 2 टाइप की वाई को तुम मुझे को सिखा सकते? और ना वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, उसका टाइम हो जाता है। और अगले दिन हमारा जो जिन्बू था वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम वो होता है। वो वहाँ पर आता है और उससे कुछ बातें करता है और वो बातें कुछ हाय हेलो वाली होती हैं। और वो जो होता है ना, वो बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक जो मास्टर है ना, वो स्टूडेंट बनने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि हमारा जो एमसी है ना जिन्बू, उसकी कुछ स्किल्ड ही ऐसी।
और ना वो जो हमारा जिन्बू होता है वो वू से बोलता है कि तुम ना मेरी ट्रेनिंग के बीच में मत आना। और अब वो जो वू भी होता है ना वो भी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है जो कि थी मार्शल आर्ट वाली। और ना वो पंच किक वगैरह ना सब कुछ कर रहा होता है अपनी प्रैक्टिस से। और जैसे जो वू जो था ना वो थोड़े गलत मूव्स कर रहा होता है, तभी हमारा MC जिन्बू उसे ना थोड़ा समझा नहीं आता है और उसे सही पोजीशन बताता है कि किस तरह से खड़ा होना हो, वरना वो उसे थोड़ी प्रैक्टिस भी करा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्बू था ना वो उस पर एक बहुत जोरदार पंच करता है, मतलब कि वो उस पर टच तो नहीं करता लेकिन पंच बहुत ज़्यादा जोरदार हुआ होता है। अगर ये पंच वो पर टच हो जाता तो वो ना पर हेवन में मिलता। हाँ, तुमने सही सुना है। हमारे जिन्बू था ना उसे कुछ ट्रिक्स बता रहा होता है, जैसे कि मेन पार्ट पर मारना, की आंखों को फोड़ना। हाँ, और यही दो चीज़ें हैं जो कि अपोनेंट की कमजोरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और हम देखते हैं कि जो वो था वो वहाँ से चला गया था। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, जो वो था एक बंदे को लेकर आ गया था जिसका नाम जिने था। और जो जिने जो होता है ना वो 7 मास्टर स्वॉर्ड में से ना एक समझ था, मतलब ये भी एक ओझा है। मतलब 7 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाले होते हैं ये उनमें से एक जिने होता है। और हमारे MC जिन्बू से बोलता है कि तुमने इसे ना क्या ही सिखा दिया है कि ना नीचे किक करना और आंखों को फोड़ना। तुम ना बहुत ज़्यादा ये सब तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया है। और हमारा जो MC जिन्बू था वो उसकी बातों को इग्नोर मार रहा था जैसे कि वो कोई साकुरा। हमारा जो जिने था ना उसे उसकी इग्नोरेंस पसंद नहीं आती है। अपनी शॉट पर जो ब्लू लाइटनिंग होती है वो चढ़ाता है। और जो जिन्बू था वो अपनी शॉट को निकालते हुए उस पर ब्लू लाइटनिंग देखते हैं कि जो दोनों होते हैं ना वो शॉट से तो नहीं लेकिन लकड़ी के लट्ठे से दोनों लोग लड़ रहे होते हैं जो कि ना एक शॉट टाइप पर होती है। और हम देखते हैं कि हमारा जो MC जिन्बू था वो जिने पर भारी पड़ रहा होता है और वो उसकी कलाई पर मारता है जिससे उसकी शॉट तो गिर जाती है, दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। और हमारा जो MC जिन्बू था उस पर फाइनल अटैक करता है जिससे उसकी शॉट थी ना अब वो बहुत ज़्यादा दूर ही फेंक देता है। और इसे देखकर जो जिने था वो भी हैरान रह चुका था क्योंकि जिने को अभी तक ऐसा अपोनेंट कभी मिला ही नहीं था। और जिन्हें भी ना एक 7 स्टार मास्टर स्वॉर्ड में से एक है तो उसे भी ना इसका एहसास तो हो ही गया होगा कि जो हमारा जिन्बू है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो उसकी तारीफ में बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पुल बांध रहा था। तभी हमारा जिन्बू बिना कोई रिएक्शन दे उस पर एक पंचिंग तैयार करता है और उस पर दे मारता है। और वो तब तक मारता है जब तक उसका ना बिगड़ जाए। और हम देखते हैं कि जो वो था वो जिन्हें को लेकर पर्पल कोल्ड टेम्पल में पहुंच चुका होता है जहाँ पर पर्पल कोल्ड की जो ऊर्जा होते हैं ना उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि जिन्हें है ना वो डिफीट हो चुका है एक बंदे से और वो के द्वारा उसे बताया गया है तो उसका नाम ना जिन्बू है क्योंकि जो वो था ना वो वहाँ पर मौजूद ही था। और ये जो ऊर्जा होते हैं ना वो फिर ना एक प्लानिंग बनाते हैं कि हम अगले दिन ना उसी टेम्पल में हम जाने वाले। और अगले दिन हम सीन देखते हैं जो हमारा वो था वो जिन्बू के पास ना पहुंच चुका होता है और वो बोलता है कि जिन्बू अब मैं ना यहीं पर हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। तभी उसने ना जो जिन्हें था जिन्हें ने शाम के टाइम पर जिन मास्टर से इसकी परमिशन भी ले ली होती है और जिन्बू इसे अब नकार नहीं सकता है। और जिन्बू जो होता है उससे सारे काम कराता है और जो हमारा वो था ना वो इनसे इनकार नहीं करता, वो भी खुशी खुशी से उसका सारा काम कर रहा होता है। लाइक कि जैसे कि खाना वगैरह बना वह जिन्बू के कहने पर जो वो था वो मीट तैयार करता है। और जो वो होता है ना वो फिर हमारे जिन्बू से बोलता है कि मास्टर आपको तो पता ही होगा कि जो मीट है ना वो ओझों के लिए सख्त मना होता है क्योंकि जो ओझा होते हैं ना वो एक टाइप से तुम कह सकते हो कि वो ना एक पंडित होते हैं जो कि मीट वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो प्योर QI का ना यूज़ करते जिससे उनकी QI में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं और कुछ मिस्टेक्स भी आती हैं जिससे उनकी जो QI होती है ना वो अनबैलेंस होने लगती है। लेकिन उसका जो मास्टर है ना वो भी एक ओझा है और वो भी ना मीट का सेवन करता है और इसका प्लान जो है ना वो हमारे जिन्बू ने दिया था और उसका मास्टर से मना नहीं कर पाता है। तभी चिकन था वो हमारे जिन्बू उसके मास्टर को देता है और जो सेकंड चिकन होता है ना उसे तो वो अकेला ही लपेट लेता है। हाँ, और वो उसका पीछे करते हुए जाता है। तभी उनके सामने मास्टर आ जाते हैं, मतलब कि जो ओझा थे ना पर्पल टेम्पल वाले वो वहाँ पर फाइनली आ चुके हो। बोलते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा जो अपराध है वो किया है क्योंकि ओझों के लिए जो मीट वगैरह जो है ना वो सख्त मना है, जैसे कि मीट ड्रिंक और वैश्याएं होते हैं ना, मतलब कि जो ओझा होते हैं ना वो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारी शिकायत जो है वो तुम्हारे मास्टर से करूंगा। और वो जैसे ही ना वो जिन के पास जाते हैं, मतलब कि जो जिन है ना वही मास्टर है हमारे जिन्बू का, और वो जिन के पास जाते हैं तो वो जिन को देखते हैं कि जिन जो था वो पहले ही जो मीट था ना वो लपेट लिए होता है, जिसे देखकर सारे एल्डर्स भी हैरान रह चुके होते हैं। और हमारा जिन्बू और जो जिन जो था ना वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिन था वो बहुत ज़्यादा बीमार था और इतना ज़्यादा बीमार था कि वो अच्छे से खड़ा भी नहीं था। वो फ्लैशबैक याद करता है, मतलब कि उसके पास्ट लाइफ का जब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था तो उसने ना ये जो सारे ओझा है ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा मारा था और इनको ना उसने अकेले ही डिफीट कर दिया होता है। और ये जो ना वीक वगैरह जो ओझा होते हैं ना वो बच्चों के होते हैं तो वो ना अपनी जान बचाकर छिप चुके होते हैं और उन लोगों ने ना धीरे धीरे अपना एक ना टेम्पल भी बना लिया था। और यहीं पर अब वो रहते स्ट्रॉन्ग थे तो उन लोगों के पास बहुत से लोग आते थे, लेकिन जब वो वीक हुए तो सारे लोगों ने उनका भी साथ छोड़ दिया था। और यही थी वो जो उसकी। और हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं ना, मतलब ओझा होते हैं, वो जिनसे थोड़ी बकवास करते हैं इस मीट के वगैरह में कि क्या क्यों वगैरह वगैरह कि तुमने ना ये सब क्यों किया, और तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमारा जिन रिप्लाई देता है कि मैं मीट के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका हूँ क्योंकि जो हमारा जिन था वो पहले से बहुत ज़्यादा बीमार था इसीलिए। और हम अगले दिन का सीन देखते
और हमारे जिन्बू को अदालत में बुलाया गया होता है। मतलब कि एक तरह से अदालत तो नहीं है, लेकिन तुम इसे अदालत की तरह कह सकते हो। और हम हमारे जिन्बू को उसकी क्राइम की जो सजा है ना वो मिलने वाली है। और जो सबसे ओल्ड एल्डर्स होता है बोलते हैं कि तुमने ना जो 3 क्राइम किए हैं, पहला ये था कि तुमने अपनी जो टेक्निक है ना उसके बिना परमिशन के तुमने उसका यूज़ किया, और सेकंड तुमने ना इस मीट वगैरह का सेवन किया, और जो सबसे लास्ट में बचता है थर्ड, तुमने ना जिन्हें को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। और जिन्हें है ना वो तुम्हारा एक साथी है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और उसे सजा के तौर पर 1 महीने के लिए जो ब्रोकन स्वॉर्ड पूल है ना उसे फिर से बिल्ड करने का काम देता है, जिसे देखकर सारे वजह जो होते हैं वो थोड़े जलस फील करते हैं। दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो और जिन्बू आए होते हैं ना उसी ब्रोकन स्वॉर्ड पूल पर, जहाँ पर ना वो उसे बिल्ड करने का काम शुरू करते हैं। और ना ओझाओं से मिली हुई जो उनकी उसकी ना सजा थी कि मीट को वो सख्त मना कर दें, लेकिन हमारा जो जिन्बू था वो ना जानबूझकर एक सुअर को मारता है और उसे पकाकर दोनों लोग खाते हैं। और हम लोग वो थोड़ा वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को जो टाइम है ना वो 1 मंथ का मिला है। तो आज फर्स्ट डे है तो वो थोड़ा ना एंजॉय वगैरह करते हैं। और हम अगले दिन सीन देखते हैं, जो हमारा वो था वो एक बंदे को लेकर आ गया होता है, और इसका नाम चू सिंह होता है। और हम इसे सांग ही बोलेंगे क्योंकि सांग थोड़ा बेटर लग रहा है। और जो हमारा जो सांग जो था ना वो हमारे जिन्बू को थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है, जैसे कि भाई जो है ना अपना जो भाई सांग अपना जो है ना वो जैसे कि कोई सिग्मा बनने का ट्राई कर रहा हो। और जिन्बू को ना ये सब सहन नहीं होता है। और जिन्बू जो होता है उसे सबक सिखाने के बारे में सोचता है, तो वो ना वू का यूज़ करता है और वो से बोलता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी जो चट्टान है ना इसे तुम्हें उठाकर फेंकना है। अगर इसके वेट और साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये ना वो से कहीं 10 गुना से भी ज़्यादा ये हो सकती है। और वो जो होता है उसकी फट चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी चीज़ है जिससे उसका ही वजन 10 गुना ज़्यादा है। वो उसे उठाने का ट्राई करता है और वो फेल होता है, और लगातार वो कोशिश करता है लेकिन वो फेल होता जाता है। और हमारे जिन्बू जो होता है उसे एक तरीका बताता है, और वो ये तरीका ये था कि तुम अपना जो आसन है वो थोड़ा कम करो और अपने पैरों को अंदर की ओर रखो और अब इस चट्टान को उठाओ। और हम देखते हैं कि उसने फाइनली उतनी बड़ी चट्टान को उठाकर पानी में फेंक दिया होता है, जिसे देखकर सान भी बहुत ज़्यादा शौक में आ चुका था। और जिन्बू पर अपनी थोड़ी लो वॉइस में बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम जानने के लिए मर रहे होगे कि मैंने ये सब क्या किया। और अब वो हमें ना बताता है, सान को नहीं बताता लेकिन हमको वो बता देता है कि जब मैंने उसके पेट को छुआ था तो वो ना अचानक से जो उसने अपनी एनर्जी थी ना वो की ना बॉडी में डाल दी होती है। वह ये सब हमारा सीन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है शाम की ओर, जहाँ पर वो लोग ना थोड़ा मीट जो थे वो खा रहे होते हैं। वो लोग सांग से पूछते हैं, सांग जो होता है वो सख्त मना कर दे। जिन्बू होता है ना वो फिर थोड़ा सोचता है और बोलता है कि जब मैं ना सब कुछ हासिल कर लूंगा तो मैं सांग और वो को अपना जो इन कमांडर है वो मैं बनाऊंगा। जिन्बू जो होता है ना वो फिर थोड़ा वो को ना फोर्स करता है कि तुम्हें सांग से बैटल करनी है, और जो हमारा वो था उसे मानने से इनकार करता है। और सांग बोलता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर मत समझना, मैं इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। वह तभी ना वो को एक मेथड बताता है जो कि सिंपल सा था, उसे कोई भी नहीं, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। और वो उसे ना एक शर्त लगाता है कि अगर तुम फाइट रहना वो हार जाते हो तुम ना मीट बिल्कुल भी नहीं खाओगे। और ये सब वो से बोलता है कि वो तुम वो को जानते ही हो कि उसे मीट ज़्यादा और उसे मीट कितना ज़्यादा पसंद है। वो अपनी अपनी पोजीशन जो थी वो ले ली होती है। और जो सान था ना हम उसका यहाँ आने का जो रीज़न है हम वो जानते हैं कि जो वो जो था ना वो टेम्पल्स में कई लोगों को उसने बहुत ज़्यादा इजीली डिफीट कर दिया था, और पहले के कंपैरिजन में जो वो था वो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और जो एक ऐसा लड़का जो मतलब यूजलेस जो लड़का है ना वो इतना ज़्यादा अगर काबिल हो सकता है तो वो जो सांग है ना वो तो फिर ना थोड़ा टैलेंटेड है, क्योंकि उसकी स्वॉर्डमैनशिप है ना वो भी 5 लेवल पर है। तो तुम सोच सकते हो प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो ने सांग पर अटैक किया होता है, और जो वो जो था वो अपनी मूवमेंट को तेज करता है। हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम पबजी में मूवमेंट था वो उस पर उस लकड़ी से अटैक करता है, लेकिन हमारा जो वो था वो अपना एक हाथ जमीन पर रखकर वो थोड़ा उछलता है ना और उस पर ना एक किक कर देता है, जिससे वो थोड़ा डॉज तो कर लेता है और वो गोल गोल घूम रहा होता है, जिससे वो उसकी शॉर्ट टेक्निक से भी ना बच रहा होता है। और वो उसके पीछे जाता है और ना लगातार उस पर किक करता है, लेकिन सान भी कम नहीं होता, वो उसके हर एक हमले को डॉज करता जा रहा होता है। वो अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है और उस पर जो अपना पीठ था ना उस पर दे मारता है। तभी हम देखते हैं जो सान की जो लकड़ी होती है ना वो उसकी पीठ पर लगकर टूट जाती है। जिन्बू होता है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि तुम ना बेवकूफ़ से हो, तुम हार गए। अगर उसके हाथ में एक असली स्वॉर्ड होती तो तुम आखिरकार क्या करते। और जो सान जो था ना उसने अगर तुम्हें याद हो तो उसने बार उसकी थोड़े ना गर्दन के नीचे किया होता है, तो अगर ना वो रियल स्वॉर्ड होती तो वो के आर पार हो जाती और वो का राम नाम सत्य वहीं पर हो जाता, और ना वो उसे वहाँ से ले जाता है। और सान भी इसे देखकर थोड़ा खुश होता है, क्योंकि जिन्बू ने ना उसे थोड़ा माफ़ी वगैरह मांग ली होती है कि तुम ना जीत चुके हो। जो वो जो है वो तो ना यही लग रहा था कि मैं अब ना हार चुका हूँ। और अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा उस टेम्पल को बिल्ड कर लिया होता है, और हम दूसरे दिन सान को देखते हैं जिसके बर्ताव में ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होते हैं। सान खुद पकड़ कर दो मीट ला, और सान बोलता है कि चलो ब्रदर जिन्बू अब ना हम इसे पका कर खाते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ी मस्ती वगैरह भी कर रहे होते हैं, और जो हमारा जिन्बू था वो थोड़ा हैरान था कि सान की इस वजह के चेंजेस के कारण आखिरकार रीज़न क्या हो सकता है, और वो लोग ना मीट खा रहे होते हैं। तभी जो सान होता है ना वो अपने मेन टॉपिक पर बात करता है, जिससे ना वो जिन्बू से बोलता है और सान बोलता है कि मेरी टेक्निक की कमियों के बारे में मुझे जानना है और उन्हें ठीक करना आसान नहीं है जितना कि मैंने सोचा था।
हमारा जिन्बू जो होता है बोलता है कि ओ अच्छा, तो आखिरकार इसका रीज़न ये है। और हमारा जिन्बू जो होता है बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही सिखाऊंगा जितना कि तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, और जिससे तुम बोर तो नहीं होगे लेकिन सेटिस्फाइड भी नहीं होगे। हाँ, लेकिन एक तरह से तुम सेटिस्फाइड हो सकते हो। शिफ्ट होता है टेम्पल की तरफ, जहाँ पर एक बंदा होता है जिसका जिने है। हाँ, वो जिने नहीं है जिसे हमारे हम से जिन्बू ने पीटा था, और हम इसे ब्लैक जिने बोलेंगे। और जो ब्लैक जिने बोलता है उस एल्डर से, तुमने उसे ना एक पनिशमेंट दी थी, लेकिन वो वहाँ जाकर ना मीट वगैरह खा रहे हैं, और जो ना संग जो था वो वहाँ पर जाता है, वरना वो से भी हार गए। सुनकर थोड़ा जो एल्डर्स होता है वो भी शौक में आ जाता है, क्योंकि सांग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा एक टैलेंटेड आदमी है। और लेकिन है कि ओझा की मदद करने के लिए जो कुछ बिजनेसमैन है, मतलब व्यापारी जो है ना, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो जिने जो होता है इसे ना वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो वो ना उन लोगों के लिए निकल जाता है। और ये खबर जो होती है ना वो जिन्बू और जिन्बू के दोनों टीममेट मतलब कि सान और वो पर को भी लग चुकी होती है, तो वो लोग भी ना उन लोगों की राह देख रहे होते हैं। और संग चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लोग ना आ चुके हैं, और हम देखते हैं कि सान और वो पहले ही वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन पीछे से जिने आ जाता है और वो ना उन लोगों को वेलकम करता है। और जिने जो होता है वहीं पर हमारे जिन्बू को देखता है, वो थोड़ा गुस्से में हो जाता है। लेकिन जो व्यापारी जो थे ना वो थोड़ा सामान लाए होते हैं, तो वो ना जो टेम्पल्स के मेंबर होते हैं वो उन सारे लोगों को ना उतार लेते हैं, और वो लोग वहाँ से चल पड़े होते हैं टेम्पल्स की ओर। और जो हमारा जो जिन्बू होता है उसे थोड़ा सा ना उस व्यापारी के ना बॉस को देखकर थोड़ा शक होता है कि ये जो बंदा है ना वो मेरे को एक स्पैमर टाइप जो है ना वो लग रहा है, क्योंकि हमारा जो जिन्बू है ना वो पास्ट लाइफ में 80 साल जिया था, और 80 साल में एक बंदा जो है ना उसने क्या कुछ नहीं किया था, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसके पास ना हो। जो था वो शिफ्ट होता है टेम्पल की ओर, जहाँ पर वो लोग कुछ स्वॉर्ड्स लाए होते हैं, और ना कुछ चांदी के, पता नहीं ये क्या है, लेकिन लाए ज़रूर होते हैं। और वो जो बॉस होता है ना वो बोलता है कि आई होप कि तुम लोग ना एंजॉय कर रहे होगे। तो जो एल्डर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ये ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी के लिए था, पहले के लिए नहीं, अभी के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास ना अभी के टाइम पर कुछ भी नहीं है। और जो बॉस होता है बोलता है कि मैंने आपके लिए एक भेंट लाया हूँ, तो आप होप कि ना आपको लोग अच्छा लगा होगा। तो भेंट आया होता है ना वो व्यापारी वाला, वो ना उससे वहाँ से ना जाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन हमारा जो एल्डर्स था ना जो कि सबसे ओल्ड था, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें ना जो 7 शॉट स्ट्राइक की टेक्निक वगैरह, जो मतलब उनकी हमारे स्टूडेंटों की ट्रेनिंग वगैरह ना वो तुमको देख लेनी चाहिए। बॉस होता है ना वो उससे एग्री कर देता है। और हमारा ना सीन थोड़ा टेम्पल थोड़ा बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो बॉस होता है ना उसका एक मेंबर जिसका नाम ली है, वो ना थोड़ी बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि हमें क्या और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और वो लोग ना ओशो के बारे में सब कुछ जानते थे कि ये लोग ना पहले कितने कितने ज़्यादा ताकतवर हुआ, कब के टाइम पर ये लोग कितने हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा, अगर कोई बंदा बिना काम के अगर तुम्हारी जानबूझकर मदद कर रहा है तो उसके उसके पीछे उसका स्वार्थ जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ना वो सिर्फ ऐसा ही चलती है, और यही सिर्फ इसका एक रूल होता है। और इन सबको देख रहा होता है हमारा जो जिन्बू होता है, वो इन सबको देख रहा होता है। और हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है जहाँ पर 9 हेड स्ट्राइक की जो ट्रेनिंग थी वो शुरू हो चुकी होती है, और जहाँ पर सारे लोग भी बैठे होते हैं। जिन्हें जो था वो इन सारी कमांड को ना संभाल रहा होता है, और जो सारे लोग जो थे वो 9 हेड स्ट्राइक को ना देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे जिन्बू था उसे ना अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और ना वो पहली नज़र में देखकर बता देता है कि इन लोगों की जो स्वॉर्डमैनशिप है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। वह देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोग ना अभी गिर पड़ेंगे। और हाँ, यही एक बात जो है ना वो सच होती है। और जो एल्डर्स होता है ना वो अपने मन में बोलता है कि जो जिन्बू है ना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड भी है, देखकर कमजोरी का पता लगा लेता है कि इसमें ना अभी क्या खामी है। तय बोलता है कि अरे अरे ऐसा नहीं है, आप मुझे ना कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं। और हमारा सीन जो था ना वो शिफ्ट हो जाता है, उसको ना एक साइड में कर देते हैं, और हमारी जो स्टोरी है ना वो अब इंटरेस्टिंग पार्ट लेने वाली है। और हाँ, तुम्हें पता होगा कि स्टार्टिंग से ही जो जिन्बू है वो टेम्पल के कभी बाहर उसने कदम भी नहीं रखा है। और इसी को देखकर जो हमारा जिन्बू था वो थोड़ा हैरान भी हो रहा था कि मुझे किसी तरह से इस टेम्पल को और किसी भी तरह से मुझे इस टेम्पल में से ना बाहर जाना है, और अगर वो भाग भी जाता है तो उसे मजबूरन लौट कराना पड़ेगा मास्टर जिन के लिए, क्योंकि उसे जिन की बहुत ज़्यादा फिक्र है। इस बात को रियलाइज़ कर लेता है कि हमारा जो जिन्बू है ना उसे बाहर जाने की ज़रूरत है, और उसे ना बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा जिन्बू है ना वो 20 साल का हो चुका है। तुम सोचो कि कोई बंदा 20 साल से अपने घर से बाहर ना निकले ना उसे कैसा लगेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं भी बाहर जाऊँ। मास्टर जिन जो होते हैं वो अपनी ना जो ड्रेस वगैरह होती है ना वो जो कि वो वाली पहन लेते हैं, लेकिन हमारा जिन्बू था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और मास्टर जिन जो होते हैं बोलते हैं कि हम जोसु के प्लेस पर हम जा रहे हैं, और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर ना एक फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए यही लोग जो है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर उसे मिलता है जिन्हें, जिसका हमारे जिन्बू ने मुँह तोड़ दिया होता है। वह जो हमारा जिन्हें था उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा होता है, और बोला बल्कि वो ऐसे बर्ताव कर रहा होता है कि जैसे कि हमारी फाइट जो है ना वो कभी हुई। थोड़ा टाइम जो स्पेंड करते हैं और अगर सोते हैं ना वो थोड़ा ना अपना एक मीटिंग कर एक निर्णय लेते हैं, जो कि था हमारे जिन्बू को एक टास्क देना। वो लोग क्योंकि ना वो लोग टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे, और हमारे जिन्बू से अच्छा कोई टैलेंटेड हो ही नहीं सकता है, तो वो हमारे जिन्बू को एक टास्क देते हैं। जो अभी बिजनेसमैन आए थे ना उनसे थोड़ी बातचीत करना था, और हाँ इन लोगों के पास यही टास्क था। और हमारा जो जिन्बू है ना वो हमेशा से ही चाहता था कि मुझे टेम्पल से बाहर जाने के लिए मिल जाए, और अब जो जिन है ना वो भी थोड़ी अच्छी हालत में होता है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है
और वो उसके टेम्पल में ना आ जाता है और उसे खड़े मिलते हैं वो और सान, जो कि उसी का इंतजार में बैठे होते हैं। और वो लोग भी ना खुश होते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को जो परमिशन है ना वो मिल चुकी है, ना आपके साथ आपकी जर्नी में शामिल होने वाले हैं। और हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है कि वो लोग ना उस टेम्पल से फाइनली जा चुके होते हैं और थोड़ी दूर ना चलने के बाद और अपनी ना जो थोड़ी मनगढ़ंत कहानियां वगैरह हैं वो बातें करते हुए जा रहे होते हैं। आगे आ जाने के बाद उन लोगों को ना डाकू है ना वो मिल जाते हैं और हमारा जन्म जो होता है ना सांग से बोलता है कि सांग मैं ना ये सब तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और ना उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि मास्टर आप ना इसे मुझ पर छोड़ दें। और जो डाकू का जो थोड़ा एक बंदा होता है वो हमारे सांग पर अटैक करता है, लेकिन सान होते बहुत ज़्यादा इजीली डॉज कर लेता है। वो उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा सान ऊपर उछलकर डॉज कर लेता है। और हमारा जो सान था वो दो लोगों के ना एक पीठ पर और एक के कंधे पर वार करता है, जिससे वो लोग तो डिफीट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी के दो मेंबर्स थे वो सान पर अटैक करते हैं। वो सान अपनी जो स्वॉर्डमैनशिप है ना वो उसका भी यूज़ नहीं कर रहा है, थोड़ी मुश्किल से ना मतलब कि ब्लॉक तो कर लेता है और वो ना वहीं पर थोड़ा जो अटैक था वो भी करता है, जिससे उन लोगों के ना वो मुंह ही तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि जो उन डाकुओं का जो बॉस था वो हमारे सान पर अटैक करता है और सान की जो स्वॉर्ड होती है उसके हाथ से वो छुड़ा देता है। हाँ वो बॉस ही था, उसी ने छुड़ा दी होती है। लेकिन जो उसका सेकंड बॉस था, मतलब कि उस टीम में ना दो बॉस आए होते हैं, मतलब कि जो अभी की टीम के लिए उसे लीड कर रहे होते हैं। थोड़े चेस्ट पर थोड़े जो कट्स होते हैं वो लग चुके होते हैं और ना उसकी गर्दन की तरफ जैसे ही अपनी शॉट को मारने को बढ़ाता है तभी हमारे एंट्री ले लेता है हमारा जिन्बू और वो उसकी शॉट को ना पकड़ लेता है ना वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है और वह पेन के कारण चिल्ला रहा होता है। और ना वो इतने पर ही नहीं रुकता, उसके पेट पर भी एक जोरदार ना अटैक करता है, जिससे वो एक ही पंच में वहीं पर डिफीट हो जाता है। और जो दूसरा उसका बॉस होता है वो उससे कुनाई से ना अटैक करता है, लेकिन हमारा जिन्बू उसे ऐसे डॉज करता है जैसे कि कोई उसने ना खिलौना मारा हो। लेकिन बॉस जो होता है वो लड़ने की वजह उसकी फट चुकी होती है, तो वो ना वहाँ से भाग जाता है। जिन्बू उसे कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसके बहुत ज़्यादा तेजी से उसके पीछे जाता है, उसका मुंह पकड़ता है और वहीं पर जमीन में दे मारता है। और जमीन में इतनी तेजी से मारा होता है कि जो नीचे की जमीन में भी दरार आ जाती है। जिन्बू उसके दोनों हाथ पकड़ता है और वो वहीं पर तोड़ देता है। उसके पैर होते हैं, उसका एक पैर तोड़ देता है और उसे तब तक मारता है जब तक कि उसकी हालत जो थी वो खराब ना हो गई हो। और ना उसके सारे के सारे दांत जो होते हैं ना वो उखाड़ देता है, मतलब कि तोड़ देता है। और हमें सिर्फ चीखें ही दिखाई जाती हैं। बंदों को भी ना जो दो बॉस थे उन लोगों को भी ना पट्टियां लपेट दी होती हैं और ये जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं ना मुझसे बताते हैं कि इन लोगों के ऊपर बाउंड्री हंटर का जो इनाम है ना वो रखा गया है। और वो ना उसके ना बॉस के बारे में बताते हैं। और जो बॉस था ना इनका रियल बॉस वो ये होता है कि पाए होंगे ना इसे इन लोगों का ना यहाँ पर भेजा है भी ना इन लोगों का वेट करें। और बुडांग जो है ना वो एक क्लैन का नाम है। हम लोगों को 3 तपस्वियों को पकड़ने के लिए भेजा था। तपस्वी मतलब ये जो हमारे 3 लोग हैं ना जिन वो और सांग इन लोगों को पकड़ने के लिए भेजा था। वो जो होता है वो बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा सीधे सीधे ना जवाब चाहिए। और उन लोगों के पास चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का ना कुछ भी पता नहीं है और वो ना उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप ना जाने दें। तभी हमारे जन्म जो था बोलता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो वो हमें दे दो। वो डाकू तो वो इन लोगों का लूटने आए थे, लेकिन यहाँ पर आने का पता चला कि वो खुद ही लूट गए। लोग ना यहाँ से भाग जाते हैं और हमारे जो सांग और वो थे ना वो हैरान रह चुके होते हैं कि जो डाकू थे ना वो उल्टा लुट कर ही चले गए था ना। उसके थोड़ा हम पास्ट के बारे में जानते हैं और जो ना सांग था उसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा था कि उसके जो मदर और फादर होते हैं ना उन दोनों को मार दिया गया था। और तभी वहाँ पर एक एल्डर आता है जो कि ना उसकी जान सांग की बचा लेता है, लेकिन वो उन लोगों के जो माँ बाप होते हैं ना सांग के वो उन्हें बचाने में नाकाम रहता है। और सांग भी ना उसी दिन फैसला करता है कि मैं सारे डाकुओं को जान से मार दूंगा। और वो इसीलिए इतनी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग है वो करता रहता है। चूसू और एक जो एल्डर होता है ना वो उससे दिला कि सब कुछ ठीक हो गया, तुमने इसे भूल जाओ और तुम्हें अपना बदल लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो सान होता है वो हमारे जिन्बू को देखता है और जिन्बू से वो ना बोलता है अपने मन में कि ये जो मास्टर जिन्बू है ना वो बिल्कुल दूसरों की तरह से ना अलग है। वो दूसरों से ना बहुत ज़्यादा अलग होते हैं ना, नरक में चले जाते हैं लेकिन दुनिया को एक सही रास्ता दिखाकर। और हमारा जो जिन्बू है ना वो कुछ अभी ऐसी सिचुएशन से चल रहा है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारा जिन्बू होता है ना बाउंटी हंटर का इनाम लेने के लिए आया होता है और जिस बॉसों को पकड़ा होता है वो उन लोगों का इनाम लेने के लिए आया होता है। और उसकी कॉलर को पकड़ता है बोलता है कि मुझे ना क्या तुमने 20 ही नहीं दिए, क्या मुझे तुम 1 नंग जो आ रहा है क्या तुम मुझे नहीं दे सकते हो। वरना थोड़ा मजाक वगैरह हो जाने के बाद हमारा जिन्बू जो होता है बोलता है कि तुम किसी पायोंग नाम के आदमी को जानते हो। अभी जो बाउंड्री हंटर का ना वह बैठा होता है बोलता है कि ली पायोंग वो 8 ड्रैगन का ना एक है। तो बोलता है कि मैंने ना तुम्हें ना 20 नंग जो है ना वो दे दिए हैं, तुम ना अब मेरे से और ज़्यादा मत मांगना। हमारा जो जिन्बू होता है बॉस ना उसके असर से ना थोड़ा बाहर आ जाता है और उन दोनों को भी ना बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, मतलब वो और सॉन्ग को ना। तो हमारा जिन्बू जो होता है वो अपनी तरफ से ना उन लोगों को पार्टी देता है जो कि ना थोड़ी ईट वगैरह की थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और ये जो बंदा है ना यही एक डांग क्लैन का है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। और ये जो बंदा जो होता है डांग क्लैन का बोलता है कि मेरा नाम डिएडोको जिंगबेंगाहू है, मतलब कि अजीब से नाम होते हैं
लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नाम लेने की बात कर रहा हूँ भाई, कुछ गलत सेंस मत कर लेना। और वो डांग जो होता है ना वो थोड़ी बातचीत करता है, और जो बातचीत होती है ना वो थोड़ी फिर हाथापाई पर उतर आती है, क्योंकि हमारा जिन्बो जो था उससे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलता है, और वो भी ना थोड़ा बुरा भला बोलता है। और जो हमारा जिन्बो होता है शान से बोलता है कि शान अगर तुम इससे अगर हार गए तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। तभी शान बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल मास्टर। और हमारा जो सांग था ना वो बैटल में कूद गया होता है, और वो उस डांग क्लैन के बंदे पर एक ना एक स्ट्राइक मारता है, जिससे ना वो डांग क्लैन का बंदा था उसे बहुत ज़्यादा इजी डॉज कर रहा होता है, और वो हमारे सांग के पीठ पर ना एक जो किक था वो कर देता है, और उसकी जो स्वॉर्ड वाला जो हाथ था उसे पकड़ लेता है और उसके पेट पर पंच कर देता है, और उसका पैर होता है ना वो ना वहाँ पर भी किक करता है, और उस पर पेट पर ना एक किक कर उसे ना थोड़ा दूर गिरा देता है, लेकिन वो उसके पास जाता है और उस पर ना एक पंच करने की कोशिश करता है। तो हमारे जो सांग जो होता है ना उसी अपने स्वॉर्ड वाले लट्टे से ना उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे ना वो थोड़े नीचे गिर जाता है, वरना वो अपना स्वॉर्ड वाला जो लट्ठा होता है ना वो उसे उठाता है और लगातार ना मार रहा होता है। और हमारा जो जिन्बो होता है ना वो बोलता है कि ये जो आवाज़ है ना वो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, और जो बंदा जो होता है ना वो लगातार चिल्लाने में लगा था। लेकिन वो टाइम फाइनली आ चुका था जब डांग क्लैन का बंदा अपनी डांग एबिलिटी का असली का यूज़ करता है। जो इस क्लैन की खूबी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो इसकी टेक्निक की खूबी है ना वो सिर्फ ऐसी है कि वो ना एक सांप टाइप की है, जिसे देखकर जो हमारा सॉन्ग था वो भी थोड़ा हैरान रह चुका होता है, क्योंकि उसका जो लट्ठा था ना जो कि ना उसमें स्वॉर्ड में रखता है वो भी फिका गया होता है, और उसके हाथ में सिर्फ उसकी स्वॉर्ड ही बचती है। और जो हमारा जिन्बो जो होता है ना वो बोलता है कि अब मेरे पास और कोई चांस नहीं है, मुझे इस बैटल में अब कदम रखना ही होगा। तभी जो सान जो होता है ना वो अपनी स्वॉर्ड पर जो ब्लू वाला था वो भी चार्ज करने लगता है। कर हमारा जो जिन्बो था वो भी खुश होता है, और वो भी, और हम देखते हैं कि जो डांग क्लैन का बंदा था ना वो उस पर अटैक करता है और एक बहुत बड़ी स्लैश मारता है वो। मतलब ये जो स्लैश ऐसी है ना ये ना एक जो सांप होता है ना, जैसे कि तो अगर तुम उड़ने वाले अगर सांप के बारे में अगर तुमने कहीं सुना या फिर पढ़ा वगैरह हो, ये ना उसी के टाइप जैसा होता है। तुम ना अगर ना दूर से ही वार करते हो तो ये जो स्लैश है ना वहाँ पर फेंका कर चला जाएगी, और ये जो ना टारगेट को ना कभी नहीं चूकेगी। और हम देख रहे हैं उस पर वार करता है, लेकिन हमारे सॉन्ग ना वाइपर उसे डॉज कर लेता है, और वो अपनी शॉट से ना उस पर लगभग अटैक कर ही देता है, लेकिन वो अपनी जो काउंटर अटैक करता है वो डांग क्लैन का बंदा हमारे सामने जो होता है ना वो उसे थोड़ा ना ब्लॉक कर लेता है। उसे ब्लॉक करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, और अब हमारा जो जिन्बो था वो वहाँ पर होता ही नहीं है, मतलब कि वो भू की साइड में खड़ा होता है ना वो वहाँ पर नहीं होता है, और बोलता है कि मुझे अब ना जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अब तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जो हमारा जिन्बो था वो सांग के जस्ट आगे आ गया होता है, और वहीं पर ना वो उसकी स्वॉर्ड को ना एक ऐसे ही फेंक देता है जैसे कि उसके लिए ना कोई खिलौने से वो लड़ रहा हो। हमारा सांग था ना वो तब भी चिल्लाता है कि मास्टर अंकल मैंने अभी भी हार नहीं मानी है, आप मुझे सिर्फ एक ट्राई दें। जिसे देखकर जो डांग क्लैन का लीडर वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं इस पर तो बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। तभी हमारा जो जिन्बो होता है वो बोलता है कि नहीं सांग, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हारी कमियों के बारे में बताऊंगा, और लेकिन तुमने आज सच में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, लेकिन अब तुम सिर्फ देखो और सीखो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार बैटल क्या होती है। वो सांग ने ना अभी तक हमारे जिन्बो की ना तो एबिलिटी देखी है और ना ही उसे कभी फाइट करते हुए देखा है, सिवाय वो के, क्योंकि वो ना जिन्बो की थोड़ी ना फाइट को ना थोड़ा देख लिया होता है। और हमारा जो सांग जो था बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ इन लोगों की ना फाइट को देखने के लिए। और जो हमारा डोंग बंदा होता है ना वो अपनी थोड़ी घातक वाली जो एबिलिटी का यूज़ करता है, जो कि सचमुच बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है, और वो उस पर एक जानलेवा स्ट्राइक भी ना करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बंदा जिन्बो ऐसा खड़ा होता है जैसे कि उसके लिए कुछ भी नहीं हो, और ये सचमुच उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। और जो जिन्बो और सांग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर आप ना थोड़ा केयरफुल हो जाएं। खड़ा तो ऐसा होता है कि उसे ना कोई परवाह ही ना हो, कि ये ना उसके लिए सिर्फ एक बच्चों का खेल हो, और ना वो उसे ऐसे ही थोड़ा ना ऐसे ही मारता है तो वहीं पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय ना हो जाता है, जिससे हमारा जो सारे लोग जो थे वो उसे देखकर हैरान रह चुके होते हैं। लेकिन डांग क्लैन का बंदा भी हारने पर तैयार नहीं रहता, और वो उस पर फिर से एक अटैक करता है, वो उसे थोड़ा ऐसे ही ब्लॉक कर लेता है, वरना वो ग्लास को ना वहीं पर थोड़ा ऊपर उछाल देता है, और ना वो उसकी गर्दन पर पहले वार करता है और दूसरा वार उसके कंधे पर करता है, जिस चिल्ला भी रहा होता है, और वो इतने पर ही नहीं रुकता, अपने स्वॉर्ड को पीछे वो वहीं पर छोड़ देता है, और वो जैसे ही गिर रहा होता है ना वो की पैर पर ना एक किक कर देता है और उसका वो सिर पकड़ता है, वरना वहीं पर लगातार पंचिंग्स मार रहा होता है। और उसी तरह जिस तरह ना उसने जिन्हें और ना उन दोनों बॉस का ना थोबड़ा बिगाड़ दिया होता है, और हमें सिर्फ आवाज़ ही सुनाई जाती है कि मुझे अब जाने दो, जिसे देखकर वो रसान थे उन लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। लेकिन इसे देखकर जो डांग क्लैन का जो लीडर था वो उसे सहन नहीं कर पाता है, और ना वो बैटलफील्ड में कूद जाता है, वरना वो अपनी क्लैन की जो खास एबिलिटी थी जो कि थी जैंग फैमिली की जॉइंट लॉक ग्रैब टेक्निक जो थी वो उसका यूज़ करता है। और ये जो टेक्निक है ना वो किसी शेर के पंजे जैसी है, तुम उसके पंजे में आ गए तो तुम्हारा छूटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वरना वो जैसे ही उसके हाथ को ना पकड़ने की कोशिश करता है और हमारा जिन्बो वहाँ से छू हो जाता है, वरना वो उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करने का ट्राई कर रहे थे, मार्शल आर्ट नहीं आता है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना वो उसे रोस्ट करने में लगा होता है। और जो ना वो जंग फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलता है
जिन्बू था उसे तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए था इन लोगों से। और जो हमारा जो डांग फ्लैम का जो लीडर होता है बोलता है कि अब तुम मेरी फैमिली के खिलाफ गए तो अब तुम नहीं बचने वाले हो, वरना वो हमारे जिन्बू पर अटैक कर देता है। होता है बोझदा खुश होता है, बोलता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। और जो जिन्बू होता है वो अपनी टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम डिसअपेयर आर्ट होता है, मतलब कि डिसअपेयर आर्ट होता है कि लगातार जो कॉम्बैट फाइट थी वो जारी होती है और हमारा जिन्बू जो होता है उसका एक हाथ पकड़कर उस पर ना पंच करता है जिससे वो थोड़ा डोज तो कर लेता है। और जो डांग क्लैन का लीडर था वो उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्बू से वहीं पर उसी पर करना उसे डोज कर लेता है। वरना अपने डेवन आर्ट का यूज करता है जो डांग क्लैन का बंदा था और बोलता है कि अब मैं इस पर यूज करने वाला हूँ। और वो अपने हाथ में उसकी जो सारी डेवन आर्ट वाली एनर्जी थी वो इकट्ठा करता है और हमारे जिन्बू पर वार करने के लिए चल पड़ता है। और हमारे जिन्बू भी कम नहीं होता, वो भी अपनी टेक्निक एनर्जी को जमा करता है और वहीं पर हमें बहुत ही बड़े ब्लास्ट को देखते हैं। सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो और जो सांग जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि मास्टर अंकल क्या आप ठीक हैं। और तभी ये जो सांग जो होता है बोलता है कि मास्टर अंकल जीत चुके हैं। वरना हम उस लॉर्ड को देखते हैं, मतलब कि जो डांग क्लैन का बंदा था वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। वो एक फर्स्ट क्लास का मेंबर आखिरकार ऐसी टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। और वो अपना जिन्बू था वो नाम बताता है, जिन्बू, इट्स जिन्बू। जो वो लोग होते हैं ना, मतलब कि सांग और वो जो होते हैं उसे मास्टर अंकल भी बोला होता है, जिससे सुनकर मास्टर अंकल सुनकर इन सब की फट चुकी होती है। और वो बोलता है कि मैं ना तुम्हें देख लूंगा। इंग्लैंड का बंदा होता है ना वो बोलता है कि ये तुम्हें ना बहुत ज़्यादा बाहर भारी है ना पड़ने वाला है, और वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी हमारा जन्म जो होता है बोलता है कि अरे तुम ना अभी कहाँ जा रहे हो, और ये ना जो तुमने ये सब कुछ तोड़ा वगैरह है ना, इन सब का भरपाई है ना वो तुम्हें करना ही होगा। और वो ना बिना किसी बकवास के उनको ना चांदी के सिक्के देता है। तो हमारा जो जन्म होता है बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है। तुम जितना ज़्यादा गरीब दिखते हो ना उससे तुम कहीं ज़्यादा गरीब हो। बोलता है कि अरे तुम अभी मत जाना, तुम इससे ना बड़ी मुझ वाले आदमी को भी ना यहाँ से ले जाना। जो डांग क्लैन का लीडर होता है बोलता है कि अब मेरा ना इसके साथ कोई भी यूज़ नहीं रह गया, क्योंकि ये ना एक फेलियर है। और ना भाई फेलियर तो भाई ये भी है क्योंकि ये भी ना जिन्बू से हार चुका है। तो शायद भाई इतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला बनता है ना तो अपने ऊपर ना स्वॉर्ड मारकर मर जा। हम देखते हैं वो जैसे ही बाहर आता है तो वो खून की उल्टियाँ करने लगता है, इसलिए इसे वहाँ से भागने की जल्दी पड़ी थी क्योंकि ये अपनी बेइज्जती है वो नहीं करवाना चाहता था, वरना वो बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है अगली सुबह डियांगजियांग विलेज की ओर, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं। और ये बंदा वही है, मतलब कि जिसे अभी जिन्बू ने पीटा था, ये उसी का ना एक मेन लीडर होता है। और ना वो जो बंदा होता है जिसे अभी जिन्बू ने पीटा होता है वो ना उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ अभी क्या क्या हुआ है। और वो ये नहीं बताता कि मैं अभी हार चुका हूँ। और ना वो उसे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक और बात बताता है कि मैंने फशिगुआंग काउंटी में मार्शल आर्ट के कुछ ग्रुप्स को देखा है। और जो उसका लीडर होता है बोलता है कि क्या वो फैमिली का बेटा वुडांग सेट के एक ओझों में से एक नहीं है। और तो वो बंदा बोलता है कि हाँ। और जो हमारा जिने है ना वो फैमिली से, और जो वुडांग सेट है ना वो हमारे एमसी का सेट है। हाँ थोड़ी गलतफहमी हो गई थी लेकिन समझ सकते हो। लीडर जो होता है ना वो फिर उसके बंदे से बोलता है कि हमें ना जो जिन्बू है उसे मरवाना होगा, क्योंकि जो ब्लैक जिने है ना ये सब वो करवा रहा है। और जो पहले मास्टर अंकल है तभी वो बन सकता है जब जिन्बू की डेथ हो जाएगी। तो जिन्बू जो है ना उसकी अब जो सुपारी है वो कुछ असेसियन को दे दी गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है जे योंग ग्रेट एसोसिएशन पर, जहाँ पर हमारा जो एमसी था वो होता है ना वो उसी के घर पर आ गया होता है। और उन लोगों की थोड़ी मुलाकात भी हो जाती है, कुछ बातें होती हैं और कुछ नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो होता है वो बोलता है कि जनरल मैनेजर, उसका ली पाइलोंग बोलता है कि हाँ लीडर अब बोलिए। और गियोन जो होता है बोलता है कि अभी वो फैमिली से कांटेक्ट करो, और उन्होंने कहा है कि वुडांग सेट के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर आ गए। और फैमिली का जो हेड होता है ना वो उसके बंदों से बोलता है, क्योंकि जो वो फैमिली से बिलोंग करता है, हमारा जो ब्लैक जिने है ना उसकी बात हो रही है और वो ही ना ये सब करवा रहा है। और वो बोलता है कि अब हमारा जो फ्यूचर है ना वो ब्लैक जिने के हाथों में ही है, इसलिए हमें ना जिन्बू को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि जिन्बू जो है वो वुडांग सेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसलिए जो ब्लैक जिने है वो तब तक नहीं बन पाता, तब तक जो ब्लैक जिने है वो मारना ही चाहता है। सीन शिफ्ट हो जाता है गियोन की तरफ। जो गियोन जो होता है उसे खाना वगैरह ना खिलाने के लिए सोचता है। और जो हमारा एमसी जिन्बू होता है वो बोलता है कि तो आज का दिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे आते ही हमसे छुटकारा पाने की कोशिश करोगे। मतलब जी गियोन जो है ना और वो सेट और ना वो एक और बंदा जिसे ना जिन्बू ने उस रेस्टोरेंट पर पीटा था, ये 3 से 4 क्लैन जो है ना वो हमारे जिन्बू की जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खेलूंगा क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने लिए। तुमने आखिरकार तैयार क्या किया है और तुम मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हम एक बंदे को देते हैं जिसका नाम ग्योवाल होता है, और ये बंदे जो होता है ना वो बोलता है कि आपसे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, मतलब कि खाने के रास्ते पर अब मैं आपको ले जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ और संगीतकार बैठे होते हैं, और वहीं पर जो लिपाइलांग होता है ना वो फिर वहाँ पर आ जाता है
वो सारे लोग ना वहीं पर बैठ जाते हैं और वो ना एक ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर सुरक्षा सिर्फ नामात्र होती है। हाँ, वहाँ से ना कहीं से भी हमला हो सकता था क्योंकि वहाँ पर से ना पूरा का पूरा ओपन था। और तभी इन लोगों की प्लानिंग के मुताबिक, मतलब कि ग्रॉन और ली पाइलोंग की प्लानिंग के मुताबिक, जो ली पाइलोंग होता है ना उसके मास्टर से था कि मास्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और तभी जो ग्योन होता है ना वो बोलता है कि मुझे ना जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट में जाना हो क्योंकि एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ चुकी है। तभी हम बताया जाता है जिनको होता है ना वो वहाँ पर अकेला होता है और जिनको बोलता है कि वो लोग चले गए तो ठीक है। और जो सारे लोग जो होते हैं ना वो जो कि जो संगीतकार लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर वो एक असेसियन से होती हैं। और जिनको बोलता है कि क्या जॉन्ग जॉन्सन मुझे निराश कर रहा है, और ऐसा लगता है क्योंकि वो चाहता है कि जिन्हें मेरी वजह इस सेट का ना जो अंपायर है वो बन जाए, जो मास्टर अंकल है वो बन जाए। और क्या वो इस सब के पीछे है, मतलब कि जिन्हें जो है ना हमें वो लगता है कि वो इस सब के पीछे है। तभी जो लेडी होती है ना वहाँ पर वो बोलती है कि समन्स क्या आप इसे पी सकते हैं। तभी जिन वो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती हो बुढ़ांग सेट के ओझा कभी ड्रिंक नहीं करते, और इसकी वजह है या मैं इसे तुम्हें पिलाऊं ये जांचने के लिए कि सच में इसमें तुमने मिक्स क्या किया है। और इतने वर्ष पूरे होते सभी लोगों की फट चुकी होती है और उन लोगों को पता लग चुका होता है कि अब हम फंस चुके हैं। और जो लेडी जो होती है ना वो अटैक कर देती है उसी ड्रिंक से, और उस ड्रिंक में ना पॉइजन मिला होता है। और जो वो पॉइजन था दूसरी लेडी पर गिरता है तो वो ना दर्द से चीखने लगती है। और तभी संग पर एक लेडी अटैक कर देती है और संग ना उस लेडी का हाथ वहीं पर पकड़ लेता है और वहीं पर एक पास रखी थाली और वहीं उन पर दे मारता है। और संग उस पर अपनी स्वord निकल कर अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेती है। और लेडी भी कम नहीं होती, वो अपने पैर में से एक डैगर निकालती है और ना पैर से ही ना अटैक करती है जिस स्थान पर जो एक कट था वो लग चुका हो। और जिन दो लेडी से निपट रहा होता है और एक लेडी को वहीं पर उठाकर पटक देता है। और जो तो वहाँ पर संगीतकार होती हैं और लोगों पर दोनों जो पोटली होती वो उठाकर दे मारता है। और वो जो संगीतकार होते हैं वो अपनी कुछ नेडल्स निकालते हैं और उन लोगों पर वार कर देते हैं जिससे जिन्बू और शाम तो बच चुके होते हैं लेकिन जो चूत था वो इसकी चपेट में आ चुका था। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये सब पैरालाइज की थी, इनको अगर बाहर निकालोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तभी जिन्बू होता है उन संगीतकार से बोलता है कि लेकिन क्या तुम जानते हो कि ग्योम जॉन्सन ने ली पाइलोंग को काम पर रखा है। और जो दो बंदे होते हैं ना वो चालाकी करते हैं तो जिन्बू जो होता है उनकी उसके मुंह पर ना वहीं पर एक पंच जो था वो कर देता है। सड़की में तो था उस संगीतकार का तो वो ना कुछ नीडल्स और निकालता है लेकिन इतने में ही वहाँ पर बहुत सारी स्लेसेस आती हैं और उसके हाथ, मतलब उसका पूरा शरीर जो था वो काट देती है, मतलब ऊपर की जो चमड़ी थी वो काट देती है। उसके पैर पर एक किक करती हैं जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख लेता है हमारा सान। और सान बोलता है कि हिलने की गलती बिल्कुल भी मत करना, और ना उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह मार रहा होता है और बस हमें चीखें ही दिखाई जाती हैं। लेकिन तभी एंट्री लेता है गोवाल, और जो गोवाल जो होता है ना वो उस बंदे को ना वहीं पर बचा लेता है। तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो हमारा जन्म होता है बोलता है कि ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है, ये मेरा लेवल का भी अपोनेंट नहीं है। और बोलता है कि वो अब तुम स्टिल होने वाले हो। और जो वो जो होता है ना वो प्रवर मणिमंडलम बोलता है कि उसने मुझ पर शुरू से ही बिलीव किया है और मैं इस बिलीव को हमेशा से ही कायम बनाए रखूंगा। मैं उसे निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उस पर ना एक अटैक करता है जिससे वो वहाँ पर फेल होता है। और वो पर जो बंदा था गोवाल वो उस पर ना पेट पर पंच कर देता है लेकिन वो भी उस पर एक और अटैक है जिससे उसे भी पेन हो रहा होता है। और दोनों की जबरदस्त कॉम्बैट फाइट जो होती है वो चल रही होती है। वो ना फिर से एक अटैक करता है जिससे वो बंदा था जिससे वो बहुत ज़्यादा पीछे थोड़ा धकेला जाता है। और जो संगीतकार होता है वो थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करता है और वो एक नीडल्स निकालता है और तभी वहाँ पर जो सांग था वो उसे वहीं पर जान से मार देता है जिससे गोवाल का ध्यान भटकता बोलता है ओल्ड मैन। तभी जो वो था उस पर एक बहुत खतरनाक वार किया होता है और ये वार इसका नाम था 7 स्टार पंच ड्रैगन का। इसने जो पंच था वो किया होता है जिससे जो गोवाल जो होता है ना उसका काम वहीं पर हो गया होता है। हम एक एनर्जी को देखते हैं जो कि वो की तरफ लगातार बढ़ रही होती है क्योंकि जो वो जो होता है ना गोवाल पर थोड़ा ना बहुत ज़्यादा मारा होता था ना उसको पकड़ कर हिला रहा होता ताकि ये उठ जाए। तभी एनर्जी वहाँ पर आती है। वो चिल्लाता है कि वो उसे थोड़ा देखो और वो ना उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। और वहाँ पर आ चुका था एक ओल्ड मैन। और ये ओल्ड मैन जो है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये हमारे जिन्बू से भी अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिन्बू बोलता है कि एक प्रोजेक्टिकल QI का यूज़ करने वाले ना ये कामयाब है। मैं उसी लेवल तक था और इसे पहुँचने में मैं पास्ट लाइफ पर था, मतलब कि जिस लेवल पर अभी ये है उसी लेवल पर हमारा जिन्बू भी था।
और उसके दबाव ऐसा आ रहा है कि इस हद तक कि वो अपनी स्किन पर भी ना मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। हमें पता चलता है कि जो ओल्ड मैन है वो उनके साथ काम नहीं कर रहा है, मतलब काम करते हुए भी वो नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है मतलब कर रहा है, और इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ओल्ड मैन जो है बस ने छोटा दिलासा देना चाहता था। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं उन्हें निशाना बनाऊंगा। तभी कुछ लोग उनके पीछे हैं, जो कि तुम इमेजेस में देख सकते हो। मैन होता है ग्वाल की मांग करता है कि मैं तुम मुझे ग्वाल दे दो, न मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा और मैं यहाँ से आसानी से चला जाऊंगा। और वो उसे वैसा ही करते हैं और ग्वाल को उसे सौंप देते हैं। लेकिन ओल्ड मैन जो होता है वो चालाकी दिखाते हुए एक वार करता है, लेकिन तभी हमारा जो जिन्बो होता है वो स्प्लिट बाइंड फ्लेम का यूज करता है, जिससे वो उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है। मतलब कि ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन कर लेता है। जिन्बो जो होता है ना वो उससे उसका इंट्रो वगैरह पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आदमी अभी मरने वाला है वो अगर जानकर क्या करेगा। जो जिन्बो होता है सांग की शॉट को वहीं पर टाइगर से वार किया होता है तो वहीं पर उन्हें काट देता है। होते हैं ना वो एक तरह से इनविजिबल होते हैं, जो कि किसी को नहीं दिख रहे होते हैं। जिन्बो अपने मन में बोलता है कि एक निकारकार क्यों आई जिसका यूज़ करने में ये कामयाब है, और हम देखते हैं उसकी ब्लेड को, जो कि इनविजिबल भी हो सकते थे, पर उन्हें निकाल रहा होता है। जिन्बो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, उनको ना मारते मारते। तभी जिन्बो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड पर ना रेड ओरा जो था वो चढ़ा लेता है और उस पर पॉजिटिव स्लैश से वार करता है। मतलब कि जो ओल्ड मैन भी कम नहीं होता, और ओल्ड मैन भी उस पर अपनी जो एनर्जी थी उसके ना कुछ ब्लेड्स बनाकर उस पर अटैक कर रहा होता है, जिससे जिन्बो थोड़ा घायल हो रहा था। लेकिन जिन्बो वहाँ पर बहुत सारे स्लैशेस से वार करता है, लेकिन ओल्ड मैन अपना पंच उस पर तैयार करता है। जिन्बो नीचे से वार करता है, ओल्ड मैन उसे वहीं उछल कर डॉज कर लेता है। तभी जिन्बो जो था बोलता है ये सांग और वो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जिन्बो अपनी शॉट पर पहले से ज़्यादा जो ऑरा था वो रिलीज़ करता है और बहुत बड़ी जो स्लैशेस थी वो रिलीज़ करता है। लेकिन ओल्ड मैन भी कम नहीं होता, वो अपनी एनर्जी का यूज़ करता है और बोलता है कि मैं इसके आर पार देख सकता हूँ। और तभी वो एक वहाँ पर एक ना रैड थी वहीं पर वो क्रिएट कर देता है, जिससे वो वहीं पर न बच जाता है। लेकिन हमारा जिन्बो कम नहीं होता, वो उसके सील्ड को न वहीं पर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो शॉट थी वो वहीं पर ना टेढ़ी हो चुकी होती है। लेकिन जिन्बो इतने पर ही नहीं रुकता, वो उसके बैरियर पर एक स्लैश मारता है, जिससे बैरियर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे। तभी जिन्बो जो होता है ना वहीं पर एक छोटी सी स्लैश मारता है, जिसे ओल्ड मैन भी नहीं देख सका था। ओल्ड मैन पर ना एक कट जो था वो लग चुका होता है, बहुत ज़्यादा घबराता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। और हम देखते हैं कि हमारा जो जिन्बो था उसने क्या किया होता है, जिन्बो ने एक धागे की मदद से उस पर ना एक वार किया होता है। लेकिन जो ओल्ड मैन था उसकी खिसक जाती है और वो एक बहुत ही बड़ा जो ब्लास्ट था वहाँ पर करता है, जिससे जिन्बो हमारा ना थोड़ा दूर फेंका गया होता है। जिन्बो के मुंह से ब्लड लिस्ट भी हो रहा होता है, ब्लॉक कर उसे डॉज कर लिया होता है। बोलता है कि उसने मेरी हथेली की वार को रोक दिया, और क्या वो मरने का इरादा रखता है। और जैसा ही इस ओल्ड मैन ने उस पर वार किया था, तभी जिन्बो ने उसे पहले ही पलट लिया था, तभी वो न इसे डॉज करने में कामयाब रहा था। ओल्ड मैन इतने पर नहीं रुकता है, ओल्ड मैन उसे वहीं पर एक और वार करता है, जिससे जिन्बो हवा में ही शॉट मारकर वहीं पर डॉज कर लेता है और गिरता है एक पानी में, और पानी की गहराइयों में वो जा रहा होता है। तभी जो ओल्ड मैन होता है ना वो बोलता है कि यह है कि यहाँ मेरा सभी ट्रैक मिटा दिया जाए और मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। और वो देखता है, मतलब जो ओल्ड मैन है ना वो अपने सभी ट्रैक को मिटा देगा और उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो दूसरे ही पल जिस घर में वो बैठे थे वो उस पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं सांग और वो ने हमारे जिन्बो को सेव कर लिया होता है। लोग जैसा ही जो ओल्ड मैन था वो वहाँ से जाता है, एक और नया एनिमी उसके साथ सामने आ चुका था और बोलता है कि बेवकूफ डेंग यांग, तुमने 7 इसको तुमने छोड़ दिया। और हमें उस ओल्ड मैन का पता चलता है उसके नाम को, उसका नाम डेंग यान था। जो था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन वो लड़ने की हालत में नहीं होता है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिन्बो वहाँ से उठता है और उस पर एक बहुत बड़ी स्लैश थी वो मारता है, जिससे उसके गले पर एक कट लग जाता है। ऊपर स्लैश मारता है, जिस हमारा जिन्बो जो था उसे अपने जो जहाँ पर जो शॉट को पकड़ते वो अपना उससे डॉज कर लेता है, और जिन्बो वहीं पर थोड़ा पीछे आ जाता है। और जिन्बो के मुंह से ब्लड लिस्ट भी लगातार हो रहा था, और जो बंदा जो सामने उसका अपोनेंट था वो उस पर लगातार वार कर रहा था, जिससे उसके कंधे के नीचे एक छोटा सा कट लग चुका होता है। और जिन्बो पर वो वार करता है, जिन्बो उसे ब्लॉक कर लेता है। जिन्बो को थोड़ा ब्लॉक करने में लगती है और वो पीछे धकेला जा रहा होता है, एक ही चपेट में वो आधा खिलता है। जिन्बो की शॉट भी ब्रेक होने वाली होती है। जिन्बो बोलता है कि कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। उस जगह ना
उस ओल्ड मैन की बातों को याद करता है। जब उस ओल्ड मैन ने बोला था कि वेल एनर्जी वाले लोग और यहाँ तक कि जंगल भी, तुम इतने ज़्यादा बुरे लोगों का निशाना आखिरकार क्यों बन रहे हो, है ना। उस बंदे को वहीं पर तुरंत डोज कर लेता है और वहीं पर जो पेड़ था वो पेड़ वहीं पर कट चुका होता है। और वहीं वो होता है ना, वो हमारा जिन्बू होता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे ना अब यहाँ से जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्बू जो है वो पूरी तरह से थक चुका है और जिन्बू इतना पावरफुल नहीं है कितने इस बंदे को डिफीट कर सके अभी के टाइम पर। और वो वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है और ये जो बंदा है ना, ये वही है जिससे जिन्बू ने बहुत बुरी मौत मारा होता है और बोलता है कि वो लोग सच में वहाँ पर आ रहे हैं तो मुझे मेरी जो लाइफ लाइन है वो मिल गई। और ना वो जो उसका बंदा अपोनेंट होता है उस पर वार करता है, जिन्बू उसे बहुत ज़्यादा ईजिली डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि तो ठीक है अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और वो उस बंदे से बोलता है जिस बंदे को उसने रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी जो अपोनेंट उसका जो अभी के टाइम पर बंदा है वो बोलता है कि लालत है, आखिरकार वो आ रही है। और वो उससे थोड़ा हाँ हेलो करता है, बोलता है कि आखिरकार तुम इतने लेट क्यों हो गए, मुझे इसे मारने में भी तकलीफ हुई। बोलता है कि जंगल फैमिली मेरी मदद कभी नहीं करेगा, जब मैं उनसे पिछली बार मिला था तो मैंने फचुआ हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी किया था। और जो हमारे जिन्बू था बोलता है कि सांग और ना वो यहाँ से बहुत ज़्यादा जल्दी भाग चुके होते हैं और ना वो बीच के रास्ते से भाग चुके होते हैं। और वो उस बंदे से बोल कर जाता है बाकी मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। और जो उसका अभी के टाइम पर अपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है कि जो जंगल फैमिली है ना वो उसे मारने के लिए आए हैं। वो जंगल फैमिली जो है ना वो बस उस पर ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई होती हैं। तभी जब ना उस बंदे को पता चलता है जंगल फैमिली के कि वो ना चूतिया बन चुका है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है और बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ़ बन गया और मुझे भागने के रास्ते पर और मुझे ना भागने से और ग्योम जिन से ना और वो फैमिली इसके जान के पीछे पड़े होते हैं। तभी जो हमारा MC होता है बोलता है कि हमारे पास अभी जो हीलिंग फ्लेक्सिबल्स है वो कितनी है जो कि मेरी अभी इंजरीज को भर सकती हैं। और बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये 10 है या फिर 100, जितनी जल्दी हो सके मुझे ठीक होना होगा और मुझे गोंग पर हमला करना होगा। और गोंग वही है बिजनेसमैन और वो सोल स्प्लिटिंग ब्लड QI आर्ट का यूज़ करता है। और वो बोलता है कि इसकी साइड इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कमीना मेरी जिंदगी के पीछे पड़ चुका और मैं उसका गला काटूंगा अपने हाथों से, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। मैं इतना ज़्यादा पेन दूंगा कि तुम खुद मरने पर मजबूर हो जाओगे, तुम मरने की भीख मांगोगे लेकिन तुम मर नहीं पाओगे। शिफ्ट हो जाता है और जो वो क्लैन का लीडर जो हेड होता है ना वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है, क्योंकि जो बंदा है ना इसी के कारण से जो जिन्बू है वो बच सका है। और ये लोग ना जिन्बू को पकड़ने गए थे और ये ना नाकाम होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा उसके फादर की डांट सुनने को मिलती है। बंदा जो होता है ना जिसे जिन्बू ने पीटा था और जिससे जिन्बू बचकर भागा था, बंदा होता है अपने मन में बोलता है कि जिन्बू मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहीं पर उसका जो बिग ब्रदर आता है और बोलता है कि शायद तुम फेल हो गए और तुमको फादर की भी डांट सुननी पड़ी है। और हम इसके नाम का देखते हैं और ये ना इसका बिग ब्रदर होता है जो कि जंगल गैंग का ना बड़ा बेटा है। देखते हैं गोंगचैंग को, और जो गोंगचैंग होता है ना गुस्से से लाल हो रहा होता है क्योंकि उसको भी ना हमारा जो जिन्बू था वो नहीं मिल रहा होता है। अगर ना जिन्बू इसको नहीं मिलता है और जिन्बू उसके ना सेट पर पहुंच जाता है, मतलब कि बुडांग सेट वो अगर पहुंच जाता है तो जो बुडांग सेट के एल्डर्स है ना वो उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए जो चांग है ना वो जिन्बू को मारने के पीछे पड़ा है, क्योंकि अब उसने ना एक बार सुपारी ले ली है तो उसे ना उसका काम जो है वो भी निपटाना होगा। और तभी हम दूसरा ही पल उसका जो गेट होता है ना वहीं पर टूट जाता है और 2 बंजे जो होते हैं ना वो उड़ रहे होते हैं बिल्कुल साउथ मूवी की तरह। और वहीं पर आ चुका होता है हमारा जिन्बू, सांग और वो वहाँ पर फाइनली आ चुके होते हैं। जिन्बू जो होता है बोलता है कि सचियों क्या तुमने मुझे मिस किया। वो और सांग थोड़ा पीछे रहना तुम दोनों। और वो एक बहुत ही बड़ी स्लैश का यूज़ करता है जिसका नाम रियलाइजिंग माई एंटर डेनियाना होता है और ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और उसका हो रहा पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और बुडांग सेट शॉर्ट आर्ट का भी जब वो यूज़ करता है तो एक ही स्लैश में वहाँ के उसके पूरे के पूरे जो सैनिक थे वो मारे जा चुके होते हैं और वहाँ पर खून की नदियाँ बह चुकी होती हैं। और जिससे चियांग जो होता है ना उसकी पूरी तरह से फट चुकी होती है, जिससे चियांग जो होता है बोलता है कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है। लेकिन हमारा जो जिन्बू होता है वो उस पर प्रोजेक्टेबल QI का यूज़ करता है जिससे एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो चियांग जो होता है वो वहीं पर गिर पड़ता है और जो चियांग जो होता है ना वो अपने पीछे से एक गन निकालता है और बोलता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये ना एक गन ही का काम करती है, मतलब कि इसमें से ना एक टाइम पर 1000 से भी ज़्यादा जो कील होती है वो इसमें से फेंका जाती है और जो कील होती है ना इसमें पैरालाइज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
और वो वहीं पर ज़मीन पर लेट जाता है और उससे माफ़ी की भीख मांग रहा होता है और उसे ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे थोड़े और पास आओ। और वो वहीं पर उस पर जो सारी केस होती है ना वो फायर कर देता है जैसे ही जिन्गू उसके पास आया होता है। लेकिन जिन्गू बहुत ज़्यादा फास्ट उसके पीछे आ जाता है और उसका सिर पकड़ता है। और तुम्हें तो पता ही है जब जिन्गू सिर पकड़ता है तो सामने वाले का क्या होता है, हमें सिर्फ चीखें ही दिखाई दी जाती हैं। और थोड़ी देर बाद उसके मुंह पर और कुछ देर बाद हमारा जो भूता उसके मुंह पर पानी डालता है। जिन्गू जो होता है बोलता है कि मेरे प्रिय बॉन्ग सचियांग, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मेरी एक मदद करते हो। तो हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है ली पायलोंग की तरफ। ली पायलोंग वही है ना ग्योन चायांग का मैनेजर। ली पायलोंग का एक जो बंदा आता है और बोलता है कि इमरजेंसी है जर्नल मैनेजर। और हम देखते हैं कि बाहर जो सचियांग के जो मेंबर होते हैं ना वो ली पायलोंग के टीममेट को जान से मार रहे होते हैं। और कुछ देर बाद उसने सारे लोगों को बांध लिया होता है, यहाँ तक कि ली पायलोंग को भी। वहीं पर हमारा जिन्बू आता है और जिन्बू जो होता है बोलता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा जल्दी सुलझ गई, ऐसा लगता है कि तुमने अपने इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेन किया है। जिंग जो होता है वो थोड़ा हंस रहा होता है। पायलंग बोलता है कि अगर एक तपस्वी है तो इसने अकेला ही छोड़कर इस तरह चुपचाप माउंटेन में चले जाना चाहिए था। यहाँ पर आखिरकार ये कर क्या रहा है। और इतने वर्ड्स पूरे होती है जो जीवांग होता है उस पर जो बहुत खतरनाक जो किक है वो कर देता है जिससे उसके मुंह से ब्लड लस्ट भी आने लगता है। उससे लगातार मार रहा होता है। ली पायलंग दर्द से चीख रहा होता है। सचियांग जो होता है अपने शॉट को निकालता है और उसके सिर पर रखता है। तभी हमारा जिन्बू जो होता है बोलता है कि ग्योम जॉन्गसन आखिरकार कहाँ है, मेरे साथ अपनी खेलना बंद करो और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। बड़ा मना कर रहा होता है और सचिवांग जो होता है वो फिर उस पर मारता है। ली पायलंग बोलता है कि वो ना गन पाउडर का एक बिजनेसमैन है और वो उसी की डील को ना करने के लिए गया है। और मुझे होता है ना वो सांग से बोलता है कि तुम ना मिनिस्टर जाओ और ना कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर आ जाना। और हमारा जो जिन्बू है वो अकेला ही उन लोगों को पेलने के लिए जा रहा होता है। और हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है ग्योन की तरफ जो कि अपनी जो डील है वो करने के लिए आ गया होता है। और जो डील होती है ना वो गन पाउडर को देना और कुछ सोना जो लेना होता है। और अपोनेंट वाली जो टीम है जिसको ना गन पाउडर परचेस करना होता है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है। दोनों आमने सामने होते हैं। बंद जो होता है वो अपनी क्रेट मतलब कि जो क्रेट होती है ना गोल्ड की वो दिखा देता है। लेकिन अचानक से पीछे से 3 मेंबर्स आ जाते हैं और यही थे हमारे जिन्बू, वो और सचिवांग। वहाँ पर फाइनली एंटर कर चुके होते हैं और जो ग्योन के जो बंदे होते हैं ना वो उस पर अटैक करते हैं। लेकिन सचिवांग उन्हें अकेला ही हैंडल कर लेता है और एक बंदे को ना वो फेंक कर मारता है सीधा ग्योन पर। और जो ग्योन जो होता है वहीं पर नीचे गिर पड़ता है और उसका जो घोड़ा था वो भी वहाँ से भाग चुका था। और जब ये जो ग्योन होता है वो अपने प्लान बी का यूज़ करने का सोचता है जो कि था पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अपोनेंट वाली जो टीम होती है ना जो कि इसका गन पाउडर लेने के लिए आई थी वो वहाँ पर आती है और बोलती है कि सौदा रद्द कर दिया गया है, हमें रास्ते से जो सोना है वो हमें वापस ले जाना होगा। और तभी हमारा जो जिन्बू था उस पर ना एक बहुत ही खतरनाक किक करता है। ग्योन जो होता है बोलता है कि क्या कैसे ने मुझे सेव किया, कि ये सच में इतना ज़्यादा अच्छा धर्म में वॉरियर है। मतलब ये जिन्बू है जिन्बू के बारे में ऐसा बोल रहा है क्योंकि जिन्बू ने अब इसकी जान जो बचा ली क्योंकि जो बंदा था ना वो इससे जान से ही मारा देने वाला था। और तभी जिन्बू उस पर एक बहुत ही खतरनाक पंच कर देता है ग्योन पर। और जिन्बू बोलता है कि मैंने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और वो ना ही तो ग्योन के लिए आया था ना ही अपोनेंटों के लिए, वो बस इस सोने के लिए आया था। अपोनेंट वाली टीम जो होती है ना वो भी रेडी हो जाती है लड़ने के लिए। लेकिन तभी पीछे से बहुत सारे जो तीर होते हैं ना वो आते हैं जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा सांग था वो मजिस्ट्रेट को लेकर वहाँ पर आ चुका था। और जो बंदे होते हैं ना जो कि डील करने आए होते हैं वो अपनी नाव से भाग रहे होते हैं। तभी हमारा जिन्बू होता है बोलता है कि वो इस सोने को डब्बे को पकड़ो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ, भाग जाओ, किसी को नज़र भी मत आना। और जो ग्योन जो होता है ना वो चुप के भाग रहा होता है। तो हमारा जिन्बू होता है उसका वहीं पर सिर पकड़ता है और सिर पकड़ने के बाद तुम्हें पता है ग्योन का क्या होने वाला है। वो उसका मुंह वहीं पर तोड़ देता है और मजेस्टिक और सान वहीं पर आ जाते हैं। मजेस्टिक होते हैं मजेस्टिक को सचिवांग को पकड़ ले जाते हैं और ग्योन को भी पकड़ ले जाते हैं। सोच रहा होता है कि जिन्बू ने मेरे से वादा किया है तो वो ना मुझे इन लोगों के हवाले नहीं करेगा और मुझे वो बचा लेगा। लेकिन जिन्बू जो होता है वो उस मजिस्ट्रेट से बोलता है कि आखिरकार सचिवांग के ऊपर बाउंड्री हंटर का इनाम कितना है। और वो बताता है कि 100 सिल्वर नंग। और वो उससे ना 100 सिल्वर नंग जो होते हैं वो ले लेता है। सही जो मतलब कि जो ग्योन था ना उसे भी जो मजिस्ट्रेट थी वो पकड़ कर ले गई होती है। और इस तरह की ये जो घटना थी ना
वो खत्म हो जाती है और अपराधियों को बंद कर लिया गया था और जो चीज़ें हैं ना वो बची थी, तो वो सीना शिफ्ट हो जाता है एक ना बैंक की तरफ। हाँ सही कहा, ये बैंक की तरफ है। और जो गोल्ड उन्होंने बचाया था ना एक पेटी, वो और जिनको को ना वो लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस गोल्ड को यहीं पर जमा करवाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि ना अगर वो फैमिली जो अभी बची है ना, अगर उसका पता लग जाता है तो जेनी के साथ आखिरकार क्या किया जाएगा, तो जेनी की बॉडी का हर एक पार्ट को काट कर फेंक दिया जाएगा। तभी जो हमारा सीन है वही फैमिली पर शिफ्ट हो जाता है। और जो वो फैमिली का हेड जो होता है उसे पूरी जानकारी लग चुकी होती है कि जो सजुआंग है ना और वो ग्योन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन दोनों को जो सुपारी है ना वो फैमिली के हेड ने दे होती है सिचुआंग को, और सिचुआंग के साथ जो ग्योन था वो भी शामिल होता है। अब इसलिए अब इन लोगों की फट रही है कि अब जिन्बू को ना सब कुछ पता ना लग जाए, नहीं तो जो जिन्बू है ना वो जिन्हें को मार देगा। और इन सबको देखते हैं जो जिन्बू जो होता है ना वो एक अदालत में आया होता है, जो कि उन लोगों की ना जो ना पुलिस को बताया था, तो उसका जो रिवार्ड है ना वो उसे मिलने वाला था। तभी वहाँ पर वो फैमिली का जो हेड था वो आ गया होता है। तभी जो हमारा एक जो पुलिस वाला होता है ना वो बोलता है कि आपको पता है ना वो हेड, ये जो हमारा जिन्बू है ना इसने बहुत सारी मदद की है हमारी, और ना लेकिन मेरे को एक शक हो रहा है कि आपका बेटा भी ना ऐसा ही है, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और वो क्लैन की लीडर की फट चुकी होती है और उस पुलिस वाले को उसका नाम याद आ जाता है और बोलता है कि अरे हाँ आपका बेटा ब्लैक जिन है। इतना सुनता ही उसके बॉब की फट चुकी होती है। और जो हमारा जिन्बू बिल्कुल ईविल की तरह हंस रहा होता है और वो थोड़े आगे आ जाते हैं। तभी उससे कुछ पूछताछ भी चल रही होती है। और जो मतलब कि मेन पुलिस वाला जो होता है ना वहाँ पर, वो बोलता है कि आपको ना वो फैमिली के द्वारा ही ना मारने की कोशिश की गई थी। तभी हमारा जिन्बू जो होता है अपने मन में कहता है, तभी जो जिन्बू होता है बोलता है कि मैंने भी ये स्टोरी सुनी है। और उसका जो जिन्ना का फादर होता है बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे अब तक कदम उठाना ही होगा। और जो जिन्बू जो होता है ना वो बोलता है कि ये बहुत एक बड़ा झूठ है, क्योंकि जो बुडांग साइट है ना वहाँ पर मेरा जो सीनियर ब्रदर मतलब कि ब्लैक किचन है, तो जो वो क्लैन है ना वो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर का वो ऐसा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जिन्बू को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिन्बू जो होता है ना उस गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है और बोलता है जिन्बू कि मैं तुम्हें मौके पर ही मार डालना चाहता हूँ, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं इसके अलावा एक ऐसे आदमी को कभी नहीं मारूंगा जो कि पहले से ही यूजलेस है। मैं तुम्हारा यूज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करूंगा। देखते हैं कि कुछ दिन बाद जो हमारा जिन्बू होता है ना वो क्लैन के हेड के सीधे क्लैन पर ही पहुंच चुका होता है, जहाँ पर वो उसे मेन टॉपिक पर हम आते हैं। तो जिन्बू जो होता है मुझसे बोलता है कि मतलब कि वो क्लैन के हेड से कि मुझे बुडांग सेट का जो मास्टर स्टूडेंट है ना मेरे को वो वाला जो पद है वो चाहिए, और मुझे जीने का जो पूरा का पूरा जो सपोर्ट है ना मेरे को अब वो चाहिए। वो उससे बोलता है कि मुझे बस बुडांग सेट का मास्टर इसलिए बनना है क्योंकि उसकी जो आर्ट है ना वो मेरे को सीखने के लिए मिल जाएंगी। फिर तुम मुझसे मना करते हो तो मैं वो क्लैन का इस पूरे अर्थ से अस्तित्व ही मिटा दूंगा। तुम समझ रहे हो ना। क्लैन हेड भी हम देखते हैं जिन्बू के पीछे एक बहुत बड़ा जो स्नेक जो था वो आ चुका होता है और वो क्लैन हेड की फट चुकी होती है। और वो क्लैन हेड बोलता है कि इतना ज़्यादा खतरनाक दफा मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तभी जिन्बू बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि गोंग सचियांग ने मेरे पीछे जाने के बजाय सचियांग मास्टर एसोसिएशन पर हमला कर क्यों किया? ऐसा नहीं है कि गोंग सचियांग मुझे मारना नहीं चाहता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम इसकी चपेट में नहीं आ जाते हो।